सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बताते हैं भाई, सेकंड लेक्चर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पे ही सेकंड लेक्चर है बच्चों, है ना। इसमें क्या बताने वाले हैं भाई, कल जो मैंने बताया था सारा अजम्पशन लेकर, जो हम आइडियल गैस के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बहुत सारा अजम्पशन बताया था बच्चों। उसको पोस्टुलेट भी बोल देते हैं कि मॉलिक्यूल लेना है तो वो बहुत छोटा होता है, उसको मासलेस वॉल्यूमलेस मान लेते हैं, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है, उस पर जी का इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत सारा ऐसे ऐसे चीज़ें मैंने बताया था कल। नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा बच्चों, है ना। इसके पीछे ही बता रखा है पिछले लेक्चर में, ठीक है। उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि आइडियल गैस के बारे में हम उतना सारा एजम्पशन, जैसे है ना, कोई भी गैस है उसके बारे में इतना एजम्पशन लेते हैं तो आइडियल गैस में बदल जाता है, ऑब्वियसली बात है। तो उसी का हम देखेंगे अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेज, है ना। हम लोग पढ़ रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, लेकिन एक्चुअली में ये है क्या बच्चों, एक्चुअली में है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस। देख रहे हैं बच्चों, हम आपको यहाँ पे गैसेज लिखा होता है कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेज ही होता है। कल जितना सारा एजम्पशन लिया है ना, तो वो एजम्पशन इसको आइडियल गैस ही बना देता है ना। क्योंकि रियल गैस में समझ रहे हैं ना, उनका वॉल्यूम खुद का होता है, उनका में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता है, तो वो सब चीज़ें बदल देती है। तो वो सब चीज़ें आपको नहीं देखना है। अगर आप सोच भी रहे हो कि भाई ऐसे क्यों इतना सारा एजम्पशन ले लेते हैं गुरुजी और बता देते हैं, तो ये कोई मतलब थोड़ी हुआ। इसका मतलब नहीं है बच्चों, लेकिन हम आपको पढ़ाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि एग्जाम में जो आने वाला है, जो पूछने वाला है, उस टाइप से। अगर आप चाहें तो आप रिसर्च कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, ये होगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिस डैट, तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हट जाएंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों आपका मार्क्स नहीं आएगा ना। लेकिन अगर वो चीज़ जानना है तो बिल्कुल जानिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। बहुत सारा अभी चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ मौजूद है, सबसे आप पूछते रहिए, है ना। उसको चलाने आपको आना चाहिए, है ना। एआई मॉडल सारे होते हैं, उनमें पूछिए कि ये होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो बताएगा आपको आंसर। प्लस में आप बहुत सारी चीज़ें हमसे भी पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है, हम बताएंगे आपको। लेकिन जो एग्ज़ाम का क्राइटेरिया है, जो चाहता है एग्ज़ाम में आपको, तो उस टाइप से तो आपको थोड़ा सा जानना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं भाई, बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई। मैं एक क्या करता हूँ, एक कंटेनर बना लेता हूँ भाई। इस टाइप का ये कंटेनर है बच्चों। इस कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं भाई। एक थोड़ी रहते हैं, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बना दिया हमने भाई। हम क्या एज्यूम किए थे कि ये वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, है ना, वेरी स्मॉल इन साइज। इसको मासलेस या फिर हम वॉल्यूम लेस लेते हैं, क्योंकि उनका वॉल्यूम भी हम कंसिडर नहीं करते हैं, मास भी उसका कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन होता ज़रूर है। देखिए, निग्लिजिबल और वॉल्यूम लेस में ये सब में अंतर होती है। निग्लिजिबल मतलब कि आप पूरी तरीके से हटा दिए, वॉल्यूम लेस मतलब कि कम वॉल्यूम है, मासलेस मतलब कि बहुत कम मास है ना। और निग्लिजिबल कर देंगे तो है ही नहीं फिर, है ना। अभी थोड़ा सा मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है बच्चों, तो हो सकता है आपको आवाज़ वगैरह सही से ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो यहाँ पे ये अवेलेबल मॉलिक्यूल है बच्चों, ये चीज़ बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मैंने कल एक चीज़ और बताया था कि अगर गिवन टेम्परेचर पे, अगर कोई भी टेम्परेचर दे रखा है, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स हमेशा अपने रैंडम मोशन को कंटिन्यू करते हैं भाई। अगर जार में हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को बंद कर दिया है, तो वहाँ पे भी उनका रैंडम मोशन चल रहा है। सोचेंगे फिर एनर्जी उनको मिल कहाँ से रहा है भाई, एनर्जी मिल कहाँ से रहा है, आखिरकार वो चल क्यों रहे हैं। हमने कुछ टेम्परेचर एकदम कांस्टेंट रखा है, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है। तो वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर ये मॉलिक्यूल चल क्यों रहे हैं। चल इसलिए रहे हैं क्योंकि इसमें पहला बात कि बहुत सारा स्पेस वैकेंट होता है, तो ये मॉलिक्यूल को चलने के लिए रास्ता मिल जाता है, जगह मिल जाता है। और चलते इसलिए हैं क्योंकि अगर किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे अगर हम देखें, तो मॉलिक्यूल का हमेशा रैंडम मोशन कंटिन्यू ही रहता है बच्चों, कंटिन्यू ही रहता है। भले ही आप यहाँ पे ले लें कि 73 केल्विन है, यहाँ पे 153 केल्विन है, कितना भी आप टेम्परेचर ले लें, तो हर एक टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन होता ही है ना। उसका रैंडम मोशन होता ही है। उसका आप इंटरनल एनर्जी समझ सकते हैं, है ना। टेम्परेचर से वो लेता है, भले ही इस कंटेनर में रखे या फिर कोई और कंटेनर में रखे, ठीक है। एक्सेप्ट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे इनका माना जाता है एट
0 केल्विन देयर इज नो नोट मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इन मॉलिक्यूल्स का कोई भी उस टाइम पे रैंडम मोशन नहीं होता है। कब? 0 केल्विन पे, है ना। लेकिन हम जो टेम्परेचर लेते हैं 0 केल्विन तो लेते नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ हम लोग लेते हैं। इसको एब्सोल्यूट भी बोल दिया जाता है ना। बस यहाँ पे एब्सोल्यूट बोला जा रहा है, और जगह पे एब्सोल्यूट का मतलब कुछ और भी होता है, ठीक है। तो इस टेम्परेचर पे मानते हैं कि इसका रैंडम मोशन खत्म हो जाता है, लेकिन हम कुछ ना कुछ टेम्परेचर लेते हैं बच्चों, हम कुछ ना कुछ यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम लेते ही हैं, इसीलिए इनका रैंडम मोशन होता ही रहता है। रैंडम मोशन हो रहा है, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो बच्चों चल रहे हैं, तो चलने का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी ना भाई। अरे यार, कोई भी चीज़ अगर इसका छोटा सा भी मास है तो ये इधर चल रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में, एक्स में, वाई में, जेड में चल रहा है, तो इसका क्या है भाई? एक्स में है तो इसका हाफ एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में इसका काइनेटिक एनर्जी कंटिन्यू होगा। चलने के कारण तो होता ही है ना, भले ही छोटा सा मॉलिक्यूल है लेकिन चल रहा है तो उसका पास काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं आएगा? आखिरकार इतना बड़ा लेंथ है तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ चला गया, तो हम ये चीज़ बहुत छोटा लेते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है आपको लग रहा हो कि काइनेटिक एनर्जी तो ले लिए, पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? और तो और भी एनर्जीज होते हैं, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। वाइब्रेशनल एनर्जी भी होता है, ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं यार? ये सब क्यों नहीं ले रहे हैं? आप सिर्फ इसी को लेकर छोड़ दे रहे हैं। हम जानते हैं बच्चों कि हो सकता है ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, मेरे को नहीं पता है, मेरे को नहीं पता है कि ये भी आ जाए, कि ये भी आ जाए, लेकिन जो चीज़ हम यहाँ पे एजम्पशन ले रखा है ना, उसके कारण सिर्फ ये आएगा। हम ऐसा आगे ही आपको बता दिए कि हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं भाई, है ना, हम ऐसा ही एज्यूम कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है? पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? हाई डिफरेंस रहता है, तो यहाँ पे हाई डिफरेंस हम नहीं ले रहे, तो इसी कारण आएगा ही नहीं। आखिरकार हम ये पूरे कंटेनर को एक जगह पे स्थिर मान रहे हैं, है ना, और उसमें ये जो पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे रैंडम मोशन कर रहे हैं, तो इनका हम कोई भी एक फिक्स्ड हाइट नहीं ले रहे हैं कि इनका कुछ ऐसा कुछ हाइट जाएगा, क्योंकि बहुत छोटे हैं, तो हम ये ले ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल एनर्जी भी नहीं ले रहे हैं कि ये अब वाइब्रेशन भी कर रहा हो, वो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं फॉर आइडियल गैसेज they only perform ट्रांसलेशनल मोशन बच्चों, है ना। ट्रांसलेशनल मोशन सिर्फ शो करते हैं, तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चलना, मतलब इस डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन मान लेते हैं। तो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ही आ पाता है ना। There will be only ट्रांसलेशनल फोर्स। ट्रांसलेशनल डायरेक्शन में बस इसका फोर्स लगेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ट्रांसलेशनल है तो रोटेटरी नहीं है, मतलब ये मॉलिक्यूल अपने जगह पे ऐसे रोटेट नहीं कर रहा है। आखिरकार ये जो छोटा सा मॉलिक्यूल हमने लिया है बच्चों, ये बस चल रहा है, या तो इधर चल रहा है, या तो इधर चल रहा है, या तो इधर चल रहा है, ठीक है। हम एक्स वाई जेड में मान सकते हैं कि किधर भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये अपने एक्सिस पे ऐसे करके घूम भी रहा है, ये नहीं मान रहे हैं, क्योंकि घूमेगा तो यहाँ पे आपको पता होगा कि क्या आता है। यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, आई का वैल्यू एम आर स्क्वायर के बराबर होता है, आपको पता होगा बच्चों, हमने बताया था। एम आर स्क्वायर करेंगे तो मास तो ठीक है ले लिए, आर का वैल्यू, इसका रेडियस बहुत छोटा होता है बच्चों, हम बहुत छोटा मानते हैं, मॉलिक्यूल बहुत छोटा मान रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्यों लेंगे? ये बहुत छोटा हो जाएगा, तो ये छोटा, फिर ये छोटा, इतना छोटा हम लेंगे नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ट्रांसलेशनल आ रहा है, मतलब रोटेशनल तो चला गया। सोचेंगे कि ये वाइब्रेट भी करता है ना, एक टेम्परेचर पे ये बच्चों ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ये है ना मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे वाइब्रेट, देखिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा है, नच भी रहा है और चल भी रहा है, ऐसे वाइब्रेट, चल रहा है, नच रहा है, सब हो रहा है। एक मॉलिक्यूल में ऐसा हो सकता है, लेकिन हम आगे ही बता दिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ये ले रहे हैं, हम ये वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं ले रहे, पोटेंशियल एनर्जी नहीं ले रहे। चलने के कारण सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही आएगा, घूम भी नहीं रहा है, वाइब्रेट भी नहीं हो रहा है, तो सिर्फ यही हम लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते हैं बच्चों। आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम इसका हाइट बहुत कम कंसिडर करते हैं। हम कर ही रहे हैं, हम शुरू से ही ऐसा कर रहे हैं। अब हम जो चीज़ मान लिए हैं उसी के हिसाब से करेंगे तो सिर्फ उसी के अनुसार ही तो होगा है कि नहीं। क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो बिल्कुल आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों, एक मैं यहाँ पे डायग्राम भी बना के लाया था। इस डायग्राम को चाहे तो आप हटा सकते हैं, क्योंकि हम आपको फिर से बताएंगे। देखिए, मैं ये बता रहा था कि जो ये है, मतलब जो भी ये ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है उसके कारण इसका काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, ठीक है। तो वो काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, तो उस एनर्जी का यूज कर किस चीज़ में रहा है ना। मॉलिक्यूल के पास है ना बच्चों, ये मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे है, ये ऐसे ऐसे काइनेटिक एनर्जी आ गया, चल रहा है इस डायरेक्शन में, चल रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जाकर ये टकरा भी तो रहा होगा भाई, खुद के मॉलिक्यूल के साथ टकरा रहा होगा। कभी कभी तो दीवार के दीवार के साथ भी जाकर टकरा रहा होगा, है कि नहीं। तो दीवार पे एक प्रेशर भी लगा रहा होगा। हमने शॉर्टकट में कल बता दिया था प्रेशर क्या होता है। जब मॉलिक्यूल्स जाकर दीवार पे फोर्स लगाते हैं उस एरिया में, तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है। लेकिन आज हम उस प्रेशर का वैल्यू देखेंगे कि प्रेशर का वैल्यू क्या आता है भाई। हमें दे देता है कि टेम्परेचर कुछ ना कुछ है, हमें दे देता है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, लेकिन हम प्रेशर नहीं पता कर पाते हैं कि एक्चुअली में रियल में प्रेशर आएगा कितना। तो उस प्रेशर को हम निकालने वाले हैं भैया, है ना। उस प्रेशर को हम निकालने वाले हैं कि प्रेशर एट ऑफ द आइडियल गैस क्या होगा। फिर से सारा एजम्पशन हम ले चुके हैं, तो हम डायरेक्टली अगर चाहें तो यहाँ पे एक फिगर बना देता हूँ। आई थिंक थोड़ा अच्छा सा फिगर मैं बनाना चाहता हूँ बच्चों। चलिए ठीक है, इसको हमने यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दिया। अच्छे से मिल क्यों नहीं रहा है, मिल गया। आप भी ये डायग्राम ऐसे करके बना सकते हैं बच्चों, है ना। देखिए, मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे छोटे 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 यहाँ पे अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं भाई। मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने क्यूब ले रखा है बच्चों। क्या ले रखा है, क्यूब ले रखा है ना। ये हमारे पास क्यूब है। तो क्यूब है तो इसमें बहुत सारे ना मॉलिक्यूल्स है बच्चों, गैस के। कोई भी गैस हम लिए होंगे उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने क्या बोला कि कोई ना कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जरूर होगा, यहाँ पे कोई ना कोई जो वी वेलोसिटी से चल रहा होगा। वी वेलोसिटी इसका किधर भी हो सकता है बच्चों, है ना। ये एक्स का डायरेक्शन है, ये वाई का डायरेक्शन है, थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ये इसका वाई का डायरेक्शन है, ये इसका जेड का डायरेक्शन है। ये एक्स में चलेगा, वाई में चलेगा और ये जेड में चलेगा, ठीक है। अरे यार सर्दी हो रखा है। तो आप देख रहे होंगे ये एक्स में चल रहा है, वाई में और जेड में, मतलब कि इसका मोशन, इस मॉलिक्यूल का मोशन एक्स वाई जेड किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है भाई, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक दीवार है बच्चों, है ना। ये एक दीवार है, मतलब वॉल ऑफ कंटेनर बोला जाता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी एक वॉल ऑफ कंटेनर है, ठीक है। तो ये जा सकता है, इधर भी टकरा सकता है, इधर भी टकरा सकता है, इधर भी टकरा सकता है, किधर भी टकरा सकता है। मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में ऐसे जाकर इस पर टकरा गया, मतलब हमने जो बना रखा है, हमने जो इस टाइप का बना रखा है बच्चों, है ना, इस टाइप का जो दीवार बना रखा है, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऐसे था, ये ऐसे जाकर इसको पे ऐसे ऐसे टकरा गया, ठीक है। ये मास एम मान लेते हैं छोटे से मॉलिक्यूल का, भी वेलोसिटी से जा रहा था, इधर टकराया, टकराने के बाद क्या होगा, फिर से वापस आ जाएगा। अरे ये कैसे हुआ, वापस कैसे आ गया, क्योंकि हमने बताया था सारा कोलिजन यहाँ पे इलास्टिक लेते हैं। तो ई का वैल्यू 1 है, तो जितना से जाएगा उतना ही से इधर भी आएगा। जिस वेलोसिटी से इधर इस पे जाकर टकराएगा उसी वेलोसिटी से इधर आ जाएगा, क्योंकि कहीं पे एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जाने वाला मोमेंटम कितना है, इनिशियल मोमेंटम जाने का एम इंटू भी, मोमेंटम को वैल्यू हम बच्चों वेक्टर क्वांटिटी में लेते हैं, तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा आई कैप में है। और फाइनल मोमेंटम पीछे वो आ जा रहा है यहाँ से, वो हो जाएगा माइनस का एम भी ले लेते हैं, माइनस का आई कैप, ठीक है। इधर से आ गया ना, तो ये इधर माइनस का एक्स डायरेक्शन है, तो माइनस का एम भी आई कैप हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप चेंज इन मोमेंटम लेना चाहें, क्यों ले रहा हूँ मैं बताता हूँ। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम कितना है बच्चों, एम भी माइनस का आई कैप, माइनस का एम भी आई कैप, ऐसे कर सकते हैं। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 एम भी आई कैप डेल्टा पी का वैल्यू। समझ रहे हैं, हमने इसका चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया। आप सोच रहे होंगे कि जीरो हो जाएगा एक इधर गया भी से, इधर गया भी से, दोनों कैंसिल आउट। नहीं बच्चों, डायरेक्शन भी लेना है भाई, है ना। तो डेल्टा पी का वैल्यू आपके पास 2 एम भी आ गया, माइनस बस डायरेक्शन बता रहा है कि इस डायरेक्शन में आया है। ठीक है कि नहीं बच्चों, माइनस बस बता रहा है ना कि चेंज इन मोमेंटम इस डायरेक्शन में हुआ है, और कुछ नहीं बता रहा वो। ठीक है, चाहे तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एम भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला जा रहा है आगे, तो ये इतना पूरी इतना मोमेंटम से इधर गया, और उसी के बाद इतना एम भी से गया और एम भी से आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से जाकर हो सकता है इधर वाले दीवार पे यहाँ से गया, इस यहाँ पे टकराया, इसके बाद फिर इधर भी जाकर टकरा जाए, फिर इधर आकर टकरा जाए, फिर इधर, ऐसा चलता चलता रह सकता है कि नहीं। इधर जाकर टकरा जाए, बोलेंगे कि फिर मॉलिक्यूल बीच में उधर भी टकरा सकता है, बिल्कुल टकरा सकता है, टकरा सकता है। हम मान रहे हैं कि इसका ट्रांसलेटरी मोशन देख लीजिए, ट्रांसलेशन है ना, एक डायरेक्शन में मान लिया हम इस डायरेक्शन में गया और इस डायरेक्शन से यहाँ पे टकराया, फिर ऐसे वापस आया, यहाँ से टकरा के इधर जो मोमेंटम से आ रहा है एम भी से आ रहा है, तो वही एम भी से इस वाले दीवार पे भी जाके ये टकराएगा, है कि नहीं बच्चों। इधर एम भी से टकरा के इधर एम भी से आ रहा है, वही मोमेंटम तो इसके पास यहाँ पे होगा, तो इधर जितना एम भी से फिर टकराएगा, उसी तरीके से फिर एम भी से इधर लौट जाएगा। ठीक है कि नहीं, फिर जाकर यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल देखिए, यहाँ से शुरुआत हो रही है इधर से, लेकिन हम मान रहे हैं यहाँ से इधर गया, फिर इधर से इधर है। ठीक है भाई, आखिर हमको प्रेशर कैलकुलेट करना है, और हमको पता है प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। हाँ, तो हमको फोर्स चाहिए भाई, बिल्कुल फोर्स तो चाहिए यार। तो फोर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, आपको पता होगा कि हमको पास मोमेंटम आ गया, तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ये क्या बताता था, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े थे, सेकेंड लॉ था ना बच्चों, क्या बताता था, डी एफ इक्वल टू क्या होता है, डी पी बाई डी टी होता है। चेंज इन फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है बच्चों, आपको बताया था मैंने, याद होगा आपको। तो यहाँ पे हमको नहीं मिल गया है चेंज इन मोमेंटम। चाहे तो आप इसको बड़ा चेंज के लिए भी लिख सकते हैं, बड़ा चेंज के लिए डेल्टा एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहली बात कि हमको अगर डेल्टा पी पता चल गया है, तो हमें डेल्टा टी भी पता करना होगा, मतलब टाइम कितना लग रहा है, डेल्टा टी का वैल्यू कितना है ना, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना, चेंज इन मोमेंटम कैसे ले पा रहे हैं, जब यहाँ से इस पे टकराया और फिर इधर लौट के आया, है कि नहीं, इधर टकराया और इधर लौट के आया, तभी तो हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ले पा रहे हैं बच्चों। चलिए आगे बताता हूँ मैं डेल्टा टी कैसे कैलकुलेट करें। ये है टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल इन टू सक्सेसिव कोलिजन। पता नहीं, याद नहीं है स्पेलिंग, सक्सेसिव कोलिजन। भाई अगर टू सक्सेसिव कोलिजन ले लिए तो वहाँ पे टाइम कितना लगेगा वो डेल्टा टी बताएगा। ठीक है, याद रखिएगा, टू सक्सेसिव कोलिजन लेना है, और हमको पता है ये मोशन कर रहा है यहाँ से जाकर फिर इसमें टकरा रहा है, फिर इधर आ रहा है। तो यहाँ पे इसका चेंज इन मोमेंटम आपको पता चल गया है कि यहाँ पे चेंज 2 एम भी है, लेकिन हमको इधर जाने का बस मोमेंटम पता है, वो है क्या है, एम भी है ना, इधर एम भी सही तो आ रहा है, यहाँ टकराया फिर ऐसे वापस आया। तो कितना दूरी चला भाई ये, यहाँ पे ऐसे टकराया, फिर ऐसे 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 इस यहाँ पे इस दीवार से टकराया होगा, फिर यहाँ से इस दीवार पे आ गया होगा भाई, यहाँ से टकरा के इधर गया और फिर इधर आके इधर आ गया। कितना दूरी चला इसने, ये पूरा इधर एल चला, फिर इधर एल चला। हम जो मान रखे हैं इसका मैंने बताया नहीं, ये एल है, ये एल है, और ये भी एल है, मतलब क्यूब है ना बच्चों, मैंने बोला था। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल का क्यूब हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा। मैंने ये बताया नहीं था, सॉरी।
ठीक है, तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। ऐसा हम दे सकते हैं, सम एल एल है, तो यहाँ से गया एल, फिर इधर एल आया। टू सक्सेसिव कोलिजन इसी दीवार से होना चाहिए भाई, है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हम यहीं से कंसिडर कर रहे हैं ना, तो यहीं से जाकर फिर यहीं पे आना चाहिए, तभी तो यहाँ से गया फिर यहाँ पे यहाँ आया। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा 2l हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। एल नहीं लेना है, 2l लेना पड़ेगा आपको। आप सोच रहे होंगे टू सक्सेसिव कोलिजन कैसे हुआ? यहाँ से गया, पहली बार यहाँ टकराया और दूसरी बार आके यहाँ टकराया। बोलेंगे यहाँ टकराया है, नहीं, हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम बस यहाँ से मान रहे हैं कि ऐसे आया है, यहाँ पे टकराया एक बारी और फिर जाकर यहाँ पे टकराया, तो टू सक्सेसिव कोलिजन हो गया, 1 2। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी इक्वल टू समय बराबर दूरी बट्टा चल, दूरी हो गया इसके पास 2l, वेलोसिटी कितना है बच्चों, वेलोसिटी लॉन्ग x ही तो ले रहे हैं हम लोग, अभी हम सिर्फ x कंसिडर कर रहे हैं, है ना, x में। तो वेलोसिटी लॉन्ग x कितना है जल्दी बताइए, vx ही तो है। चलिए मैं तो लिख ही दिया हूँ। आपको पता है कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आया है, 2mv आया है, vx आया है ना। अब क्या करें हम लोग, अब क्या करें, हमको हमारे पास अब पता चल गया है ना कि हमारे पास डेल्टा एफ कितना आ जाएगा, फोर्स। हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा 2mvx डिवाइडेड बाई 2l अपॉन vx। साफ साफ दिख रहा है, 2 कट जाएगा, तो mvx का स्क्वायर डिवाइडेड बाई l हो जाएगा। डेल्टा एफ का वैल्यू आ रहा है mvx स्क्वायर डिवाइडेड बाई l आ रहा है भाई। चलिए, अगर हमारे पास डेल्टा एफ आ गया तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया करके निकाल सकते हैं भाई, है ना, निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं आगे। ओके 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 ओके। तो प्रेशर क्या होता है बच्चों, देखिए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। सर बार बार मत लिखा करो यार। तो ये हमारा एक्स में निकल रहा है, ये हम जो निकाल रहे हैं सारा एक्स में ही तो निकल रहा है बच्चों, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन कंसिडर किए हैं, तो ये एफ एक्स ही है, डेल्टा एफ एक्स ही है। एम भी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल है और नीचे ए था, ठीक है, आ गया। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। पी ऑफ एक्स को अच्छे से लिख देते हैं, एम अपॉन एल इंटू ए इंटू वी ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो इसी तरीका से हम चाहें तो हम प्रेशर अलोंग वाई डायरेक्शन भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हम एक्स में जैसे जैसे सब कुछ एक्स में कंसिडर किए, वैसे ही इसको छोड़ के हम अगर वाई में कंसिडर करें तो वाई में ऊपर जाकर ऐसे टकराएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा, तो कितना हो जाएगा, टू सक्सेसिव कोलिजन में एल 12 लेंथ चलेगा, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, ये सब कुछ बस वाई डायरेक्शन में आ जाएगा, है कि नहीं, सिमिलरली। तो वैसा ही करके हम लोग सिमिलरली कर सकते हैं। पी ऑफ वाई भी हम निकाल सकते हैं, एम अपॉन एल इंटू ए आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वाई के स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीक़ा से पी ऑफ जेड भी हम निकाल सकते हैं, एम अपॉन एल ए हो जाएगा इंटू वी ऑफ जेड का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल यार। तो अब ये तीनों चीज़ अगर आपको मिल गया, यहाँ से यहाँ तक ये तीनों, आप कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ पे अगर मैं बताना चाहूँ कि एक्स वाई जेड में ट्रेवल कर रहा है, तो इसका टोटल प्रेशर जो होगा वो कितना हो जाएगा, पी ही लिखते हैं टोटल प्रेशर को, प्रेशर अलोंग एक्स प्लस प्रेशर अलोंग वाई प्लस प्रेशर अलोंग जेड ही तो होगा। और मैं बताने के लिए बता देता हूँ बच्चों कि पूरी तरीक़ा से सिमिलर चीज़ें हैं। जिस तरीक़ा से एक्स में सब कुछ हो रहा है, यहाँ से यहाँ टकरा रहा है, सब कुछ फोर्स प्रेशर हम निकाल पा रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाल पा रहे हैं, सिमिलर बस वाई में ही है। तो इसका मतलब एक्स डायरेक्शन का लगने वाला प्रेशर, वाई डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर और जेड डायरेक्शन में लगने वाला प्रेशर, हर एक चीज़ इसमें सिमिलर है, मतलब हम उसको इक्वल ले सकते हैं, है ना। इसका मतलब हमको ये चीज़ पता चल गया कि सब कुछ सिमिलर है भाई। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं प्रेशर अलोंग एक्स जो लग रहा है वही प्रेशर अलोंग वाई है, वही प्रेशर अलोंग जेड भी है, क्योंकि सब कुछ सिमिलर है भाई, ठीक है।
तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम कर सकते हैं क्या चीज़ समझिएगा, सबको जोड़ देंगे तो प्रेशर अलॉन्ग एक्स प्लस प्रेशर अलॉन्ग वाई प्लस प्रेशर अलॉन्ग, सॉरी बच्चों यहाँ पे वाई होगा, जेड का वैल्यू आ जाएगा एम अपॉन एल ए इंटू वी ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस वी ऑफ जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये सारा सिमिलर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा सिमिलर है तो कुछ मान सकते हैं, इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स, तो सबको जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा कितना, 3 टाइम्स ऑफ, है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ पी मान लेते हैं, क्योंकि सब सिमिलर है ना भाई, तो 3 टाइम्स ही तो आ जाएगा। तो अब यहाँ पे एम अपॉन एल इंटू ए हो जाएगा, ये कितना होगा भाई, वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग जेड, मतलब ये क्या चीज़ है भाई, वेलोसिटी अलोंग एक्स, वेलोसिटी अलोंग वाई, वेलोसिटी अलोंग जेड क्या है। इसका वेलोसिटी अगर हम लिखना चाहें v, तो कितना हो जाएगा, कुछ वेलोसिटी x में होगा, कुछ वेलोसिटी y में होगा और कुछ वेलोसिटी z में भी होगा। x का वेलोसिटी इधर है, y का वेलोसिटी इधर है, z का वेलोसिटी इधर है। तो ये किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में नहीं लिखा, किसी एक मॉलिक्यूल के। आपको पता होगा वेक्टर में अगर हमको लिखना है तो v कितना हो जाएगा, फिर v कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो रूट ओवर लिखा जाता है v ऑफ x का स्क्वायर प्लस v ऑफ y का स्क्वायर प्लस v ऑफ z का स्क्वायर लिखा जाता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे यही चीज़ तो बन रहा है, तो इसका मतलब ये v का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर है। इसका मतलब कि कहीं पे लिखा हुआ है v ऑफ x का स्क्वायर प्लस v ऑफ y का स्क्वायर प्लस v ऑफ z का स्क्वायर, तो ये और कुछ नहीं है बच्चों, v का स्क्वायर ही है, मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये v का स्क्वायर हो गया, ओके, v का स्क्वायर हो गया। ये हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल का प्रेशर यहाँ पे लाया है, हमने लिखा जो है ये एक मॉलिक्यूल के बारे में मैंने बताया ना पीछे, एक मॉलिक्यूल का है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ कैलकुलेट कर लिए, प्रेशर का वैल्यू होगा m/3LA इंटू वी का स्क्वायर, ये एक मॉलिक्यूल का है ना, फॉर ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गैस का केवल एक मॉलिक्यूल का प्रेशर इतना लगता है दीवार पे। ठीक है, उसी तरीक़े से एक नहीं ढेरों मॉलिक्यूल्स है भाई, है ना, ढेरों मॉलिक्यूल्स है। तो ढेरों मॉलिक्यूल्स के लिए सबका प्रेशर हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए सबका मास तो हमने सिमिलर ले रखा है, क्यूब का लेंथ सिमिलर है, एरिया उसका सिमिलर है, 3 कांस्टेंट है, तो ये पूरा चीज़ कांस्टेंट है, सब मॉलिक्यूल के लिए कांस्टेंट है भाई। ये जो बाहर लिखा हुआ ये चीज़ है ना बच्चों, एक कांस्टेंट है फॉर ऑल मॉलिक्यूल। वेरी क्या कर रहा है, उसका वेलोसिटी वेरी कर सकता है, वेलोसिटी वेरी कर सकता है बच्चों, बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं करेगा। एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी हो सकता है ना भाई, किसी डायरेक्शन में कुछ भी हो, दूसरे मॉलिक्यूल का कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन ये चीज़ कांस्टेंट है। तो मैं ये बताने वाला हूँ बच्चों कि जो प्रेशर आया था वो एक मॉलिक्यूल का आया था। अब हम सारे के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, m/3LA इंटू समेशन ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर, वो भी यहाँ पे n लिख देता हूँ, n = 1 से n तक जा रहा है। हम मान लेते हैं कि उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, n मॉलिक्यूल्स है बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, n मॉलिक्यूल्स हमने मान लिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर हमने n मान लिया है भाई। ठीक है, तो सबका एक पहले का वेलोसिटी v1, दूसरे का v2, दूसरे का v3 है ना, तो हमने उस सबका सम कर दिया। तो आपको पता है ना समेशन ऑफ vn का स्क्वायर n = 1 से n तक कितना होता है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे चलता जाता है vn का स्क्वायर। तो यही तो हमें लिखना था, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, सबका जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, है कि नहीं। आई थिंक क्लियर होगा। ये एक का प्रेशर था, 1 मॉलिक्यूल का, मैंने बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ आपको पता चल गया। यहाँ से एक चीज़ और चीज़ पता चलना चाहिए आपको बच्चों, क्या पता चलना चाहिए
एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लेना आपको ज़रूरी है। क्या है वो ये है, इसको बोला जाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा हूँ, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट लेना है, मीन लेना है v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n लेते हैं भाई। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पे कैपिटल एन ले लें क्या, क्योंकि कहीं कहीं पे मैं स्मॉल एन यूज करूँगा तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैं कैपिटल एन ही ले लेता हूँ भाई, कंफ्यूजन से दूर रहना है। कैपिटल एन, यहाँ पे भी कैपिटल एन ही है ना, कुछ इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बता रहा हूँ कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है ना, ये होता है भाई, ठीक है। इसी को ऐसे ही लिख सकते हैं VRMS। ये मैं बताऊंगा आगे, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये टर्म यहाँ पे बन गया है, हमारे पास ऐसा टर्म दिख रहा है यहाँ पे, और हमको यहाँ पे याद आ गया कि VRMS जो होता है, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो होता है, वो होता है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस जितने भी मॉलिक्यूल है सबका स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे हमको बनता हुआ दिख रहा है, इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। मैं आगे और भी बताऊंगा इसके बारे में, टेंशन मत लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा चीज़ मैं बनाना चाहता हूँ, चलिए बना देते हैं जल्दी से भाई। प्रेशर का वैल्यू बना देते हैं m/3 LA, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn स्क्वायर, नीचे n से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी n से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, है ना, हमने क्या किया है, ये जो था इसको निकाल के लिख दिया और नीचे n से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी n से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब प्रेशर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए इसका हमको लिखना है, तो इसका लिखेंगे तो ये रूट हटाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, तो VRMS का स्क्वायर आ जाएगा, तो MN डिवाइडेड बाई 3LA इंटू VRMS का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे पास प्रेशर आ गया VRMS के टर्म में। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे L लेंथ है, एरिया क्या होता है, एरिया होता है L का स्क्वायर, और आपको पता है A इंटू एल कर रहे हैं तो मतलब कि L स्क्वायर इंटू एल मतलब कि L का क्यूब, मतलब कि ये वॉल्यूम है। नीचे जो ये लिखा हुआ है ये कुछ ना कुछ ये वॉल्यूम है ना बच्चों। ऊपर लिखा हुआ है N इंटू एम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एम क्या है बच्चों, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे हमको देखा जाए तो, और N क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। तो अगर हम एक मास जो दे रखा है और उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमके पास टोटल मास आ जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई एक का मास हमको 5 kg दे रखा है, वैसे वैसे हमारे पास 50 चीज़ है, तो 50 गुने 5 कर देंगे तो टोटल मास आ जाएगा उसका, है कि नहीं। तो यहाँ से अगर इसको हम गुना कर दें तो एन एम इंटू एन का वैल्यू जो आ जाएगा वो मान लेते हो कैपिटल एम आ रहा है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, एन इंटू एम इंटू एन का वैल्यू जो आ रहा है वो कैपिटल एम आ रहा है, मतलब ये टोटल मास हो गया, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर गैस, ठीक है। तो हम गैस का पूरा मास हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम यहाँ पे चाहें तो बना सकते हैं बच्चों, इसी चीज़ को यहाँ पे ला देते हैं, तो टोटल प्रेशर हमारे पास आ जाएगा टोटल मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 3 इंटू वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस टर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके आगे भी और चीज़ हम लिख सकते हैं, आपको पता होगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ बच्चों जो कि यूज हो रहा है, अरे भाई सीधा लाइन बन जाओ भाई, नहीं बनेगा छोड़ देते, नहीं बनाऊंगा, चलिए बन गया।
नहीं अभी भी नहीं बना। अरे यार, बन जा भाई, बन जा बन जा। देखिए बच्चों, हमने आइडियल गैस इक्वेशन कल बताया था बच्चों। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में मैंने कल बताया था बच्चों, वो था पी वी इक्वल टू एन आर टी था, है ना बच्चों। ठीक है, ये चीज़ बता दिया था कल। मैंने एक चीज़ नहीं बताया था यहाँ पे बच्चों कि आर का वैल्यू जो होता है ना, वो गैस कांस्टेंट है, तो वो होता है एन ए इंटू के होता है, नॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि के का वैल्यू होता है, इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलता है, तो इसको इसका यूज भी होगा। ठीक है, ये क्या है, गैस कांस्टेंट है बच्चों। सर्दी हो रखा है यार, ये एवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, चीज़ें आपको पता चल गई, तो इसका मतलब हम यहाँ पे पी वी इक्वल टू आर की जगह पे एन ए के लिख सकते हैं इंटू टी। आपको एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों साफ साफ कि एन यहाँ पे क्या होता है, मोल होता है। इस मोल का वैल्यू जो होता है एन इक्वल टू गिवन मास, टोटल मास मतलब बोल सकते हैं आप, टोटल मास अपॉन मोलर मास होता है बच्चों। इसी को हम लोग कभी कभी यूज कर देते हैं एन अपॉन एन ए, मतलब कि केमिस्ट्री का चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ यूज होगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे, यहाँ पे ये बता रहे थे कि पी वी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी एवोगाड्रो नंबर में नंबर ऑफ मोल्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आ जाएगा, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा इंटू के इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक फार्मूला पी वी इक्वल टू एन के टी भी होता है। ओके, एन यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझिएगा बच्चों इस चीज़ को, है ना। अभी मैंने क्यों बताया, अब यहाँ पे समझिए, पीछे हमारे पास क्या रिलेशन आया था, पी इक्वल टू एम अपॉन थ्री बी, एम अपॉन थ्री वी इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है, ये वेलोसिटी है भाई, यहाँ पे ये वॉल्यूम आया था है ना, गड़बड़ नहीं करना। कुछ कुछ दिख रहा है आपको, भी और पी को मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, तो पी भी इक्वल टू आ जाएगा, पी भी इक्वल टू एम बाई थ्री इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है बच्चों, पी भी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है, पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है, और पी भी इक्वल टू एन के टी भी होता है। ठीक है, और के का वैल्यू मैं बताना भूल गया, है ना। यहाँ से आप चाहें तो के का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा आर अपॉन एन ए। आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, इसका वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन में आता है, और यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 अगर रखेंगे आप यहाँ पे, तो इसका वैल्यू लगभग 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन आ जाता है। ठीक है, मैं ये बता दिया, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ बच्चों, पी वी इक्वल टू एन आर टी, यहाँ पे वी आर एम एस ही निकाल लेते हैं हम लोग। वी आर एम एस क्या होता है, वो होता है 3 टाइम्स ऑफ पी वी डिवाइडेड बाई एम का रूट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बच्चों, ये कैपिटल एम है, मतलब कि टोटल मास है। टोटल मास हमने यहाँ पे क्या रखा है, ये वाली है टोटल मास, यहाँ पे ये है, मतलब ये कैपिटल एम है। ठीक है, अब और आगे चीज़ें बढ़ाते हैं, वी आर एम एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, एन आर टी डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ पे, और भी चीज़ें किया जा सकता है बच्चों। क्या मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, अब एन बाई एम आ गया ना, तो एन बाई एम का वैल्यू क्या होता है, ये एन है और ये एम ऊपर है कैपिटल एन, तो एन बाई एम कर देंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन मोलर मास आ जाएगा, 1 अपॉन मोलर मास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, 3 RT डिवाइडेड बाई मोलर मास।
मोलर मास को mm से लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो आप इसको के फॉर्म में बदल सकते हैं, VRMS का वैल्यू है ना, के फॉर्म में भी बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, PV इक्वल टू एन के टी रख देते हैं, है ना, PV इक्वल टू एन के टी, यहाँ पे था ना, यहीं पे रख देते हैं, 3 इंटू एन के टी रख देते हैं, एन के टी डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 ले लें, इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 1, हम एक ही मॉलिक्यूल कंसिडर करें तो फिर क्या आ जाएगा, VRMS का वैल्यू बच्चों देखिएगा √3 KT डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा भाई, ठीक है ना, √3 KT बाई एम, क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू 1 ले लिया है, तो 1 ले लिया है, तो या तो आप मोलर मास लिखे यहाँ पे या फिर m लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 KT डिवाइडेड बाई मोलर मास भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, अच्छा Na भी आ जाएगा ना, फिर ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि Na फिर आ जाएगा यार, चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं बच्चों, जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे रखा हो, है ना, एक मॉलिक्यूल दे रखा हो। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। तो चीज़ें देखिए, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चीज़ें बहुत सिंपल हो गई। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर हम यहाँ पे जो हम लोग VRMS ले रहे हैं ना बच्चों, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, तो हम यहाँ पे अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल लिखना चाहें तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते। काइनेटिक एनर्जी तो हमें काइनेटिक एनर्जी ही तो पता करना था, प्रेशर पता करना था, लेकिन काइनेटिक एनर्जी पता करना था। वो क्या होता है, ½ m × v² होता है। तो हम यहाँ पे जो वेलोसिटी कंसिडर कर रहे हैं वो VRMS ही कंसिडर कर रहे हैं, और भी वेलोसिटीज होते हैं भाई, लेकिन हम जो कंसिडर कर रहे हैं वो VRMS ही है। यहाँ पे VRMS ही लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास टर्म बना था ना, V1² प्लस V2² प्लस VN का स्क्वायर बना था ना वो पूरा, तो उसके लिए हमको VRMS ही यूज करना होगा, ठीक है। और वेलोसिटी आप यूज करेंगे तो वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, इसीलिए हम इसी का यूज सिर्फ कर पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा ½ m × VRMS का स्क्वायर। तो VRMS का स्क्वायर कितना होता है, 3 PV/m होता है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते थे यार, मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा भाई, ये तो डेंसिटी हो जाएगा ना। तो प्रेशर का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर। भाई ये भी एक फार्मूला बन सकता है, क्योंकि डेंसिटी आ गया ना, यहाँ पे रो का वैल्यू क्या है, डेंसिटी है। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डेंसिटी, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों सर्दी हो रखा है यार। तो यहाँ पे VRMS हम फिर डायरेक्टली बता सकते हैं, 3p/ρ का रूट, ठीक है, 3p/ρ आ जाएगा भाई, है ना। यहाँ से हम चीज़ें और बता सकते हैं, ½ m × रो का वैल्यू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल मास था ना ये, पर यूनिट वॉल्यूम इंटू 3p। कितना आ जाएगा, और ये जो हम कंसिडर कर रहे हैं ½ mv², यहाँ पे भी ये टोटल मास ही होगा बच्चों, मैं गलती से लिख दिया, टोटल मास ही तो होगा भाई। हम एक मॉलिक्यूल का थोड़ी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देखेंगे, क्योंकि VRMS है तो आप सबका ले रहे हैं ना, तो टोटल मास ही देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कटता हुआ मुझे दिख रहा है, ये और ये कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो आ रहा है भाई वो 3/2 PV आ रहा है, मतलब कि 3/2 क्या हो सकता है, nRT भी हो सकता है यार। तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू भी 3/2 nKT होता है, तो KT भी कर सकता हूँ। कब कर सकता हूँ ये, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वैल्यू 1 हो।
एन का वैल्यू 1 हो, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हमने कंसिडर किया है वो 1 कंसिडर किया है, तब ये चीज़ होगा। बाकी केसेज में आप काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो चीज़ें बस इतना ही बता रहा था, और कुछ तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे फिर इसका रिलेशन भी बताया जाता है कि वी आर एम एस रूट टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि अभी बस ये चीज़ देख लीजिए आप। अभी फिर एक और चीज़ आ जाता है भाई, क्या आ जाता है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी। प्रेशर मतलब पी, काइनेटिक एनर्जी मतलब के ई। अभी मैंने बताया आपको कि प्रेशर का वैल्यू क्या आता है बच्चों, 1/3, मैं भूल गया यार, अरे गुरुजी आप ही भूल जाओगे तो हमें क्या बताओगे। प्रेशर का वैल्यू क्या आता है, 1/3, किधर गया भाई, किधर गया, रो वी आर एम एस स्क्वायर, सॉरी, रो वी आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी हमने अभी निकाला, हाफ एम इंटू वी आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये दोनों चीज़ आपने पीछे देख लिया भाई। दोनों में रिलेशन पता करना है तो हम पता कर सकते हैं, बिल्कुल पता कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ वी आर एम एस का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं यार, और क्या कर सकते हैं। 1/3 रो इंटू वी आर एम एस कितना आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर करेंगे तो 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई मास। देख सकते हैं आप यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अरे यार, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा 2/3, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, अच्छा मास पर यूनिट डेंसिटी है तो वॉल्यूम हो जाएगा के ई डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा, वॉल्यूम है ना। ओके, इस टर्म को कभी कभी बोल दिया जाता है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी बोल दिया जाता है बच्चों, है ना, क्योंकि ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है ना बच्चों। तो यहाँ पे आपको बोला जाता है कभी कभी ऐसे करके, प्रेशर ऑफ द molecules of the gas is 2/3 of energy density applied by translational motion of molecules, ऐसा करके बोल दिया जाता है ना। ये तो बस लिखने के तरीका है, मेनली यही चीज़ आता है। तो हमने इन दोनों के बीच में हमने निकाल लिया है रिलेशन, है ना बच्चों। तो चीज़ें यहाँ पे यहीं तक हम आज ख़त्म करते हैं यार। देखिए थ्योरेटिकल चीज़ें हैं बच्चों, ये सब चीज़ें यूज होगी, मैं सवाल अच्छे से कराऊंगा, सवाल कराऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिएगा, बिल्कुल सवाल तो करना ही है, बट थ्योरी समझ लीजिएगा, चीज़ें खुद से भी लिख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें क्या क्या मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा बहुत बड़ा वाला थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।